हेलो दोस्तों, आपका यू फिजिक्स का क्लासेस में स्वागत है। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स में आज हम क्वांटम मैकेनिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम शुरू करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, हम इसमें क्या पढ़ते हैं और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हम पहले से क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, तब हमें समझ में आया कि हाँ क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते आए हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ते आए हैं कि जो हमारी बॉडी हमको दिख रही है, हम उसका किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम उसका पोजीशन, मोमेंटम एंड वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोलते हैं। हम उसका निकाल सकते हैं। ठीक, अगर वेलोसिटी अगर है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी हम बहुत ही हाई कर देते हैं, ठीक, जिससे कोई पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी हम बहुत ही हाई कर देते हैं। अगर हम इसकी वेलोसिटी कितनी हाई कर दें, अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड से इस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, पार्टिकल पी की वेलोसिटी, तब वहाँ पे हम क्लासिकल मैकेनिक्स से उसका पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे और वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं। ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो हमने पहले से इसके लॉज बनाए थे, जो गति के नियम बोले जाते हैं, लॉज ऑफ मोशंस, जो न्यूटन बाबा ने दिया था। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारा एक डिसएडवांटेज हो गया कि अब हम जब हाई वेलोसिटी हम कर लें, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम हाई इतनी ज़्यादा कर देते हैं, तो उसको हम कैसे उसका मेजरमेंट करेंगे। तो अब इसको समझने के लिए हम जब हाई वेलोसिटी करते हैं, तो उसको समझने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि पोजीशन में एंड टाइम एंड वेलोसिटी, इन तीनों में हम थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी को हम मॉडिफाइड कर देते हैं, v इक्वल्स टू v0 √1 - v0 स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी हो। वो जो इसकी ये रेफरेंस ऑफ फ्रेम्स में है, जिसका जो हमारा एजेंडा नहीं, हम इसको पढ़ें। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम ये आइंस्टीन बाबा ने दिया था, जब हम पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत हाई कर दे रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वेलोसिटी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम में, और पोजीशन जब हमारा मोशन हो रहा है तो उसमें जो ये लेंथ है तो उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो हम एनालिसिस कर पाते हैं। यहाँ तो ठीक था कि हम पार्टिकल की वेलोसिटी हाई कर दें तो उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। जनरली ये हमारा जनरल पर्पज़ में तो हमें कभी यूज हो नहीं पाता है। जैसे कोई हम जनरल कभी इतनी हाई वेलोसिटी किसी को हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो रिसर्च वगैरह करते हैं, जो स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं, जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनको यहाँ पे जब न्यूक्लियर हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं वो लोग, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराते हैं, हाई एनर्जी पे एक्सेलरेट कराते हैं, वहाँ पे ये बहुत बड़ी बड़ी वेलोसिटी से एक्सेलरेट कराते हैं। तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है इतनी बड़ी वेलोसिटी की। जनरली ये चीज़ हम यूज नहीं करते हैं। ये तो एक फेल्यूर था क्लासिकल मैकेनिक्स का कि हम हाई वेलोसिटीज़ पे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो वैल्यू हम पहले दे देते थे, एग्जैक्ट एकदम सटीक वैल्यू, वो नहीं हो पा रहा था। अब दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि अगर हम एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, एटॉमिक लेवल पे अगर हम जाएं, तो वहाँ पे एटॉमिक लेवल पे गए मतलब उसका पार्टिकल का साइज़, जो भी बॉडी हम अभी कंसीडर कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स में,
उसका साइज अगर हम बहुत ही स्मॉल कर दें, विद द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्राम अगर हम कर दें, या फिर नैनोमीटर के ऑर्डर का कर दें हम, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम क्लासिकल फिजिक्स से और इस रिलेटिविटी फिजिक्स से, जो हम हाई वेलोसिटी पे हम करते हैं, इसको रिलेटिविटी फिजिक्स है हमारी, यहाँ से भी हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं एटॉमिक लेवल्स को। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि हम भाई क्लासिकली तो हम जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो हम नेक्ड आइज से हम देख सकते हैं, उनको तो हम एनालिसिस कर ले रहे थे, लेकिन अब जो हमारे एटॉमिक लेवल्स पे पार्टिकल हैं उनका क्या करें? उनको एनालिसिस करने के लिए हमने एक थियरी बनाई जो इन एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमने एक थियरी बनाई जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम एटॉमिक लेवल्स पे एनालिसिस करते हैं। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे एनालिसिस हो रहा है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। एक एटॉमिक क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में मूलभूत सिद्धांत होते थे, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में मूलभूत सिद्धांत क्या थे कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको, कि हम कोई बॉल अगर हम नीचे की तरफ ऐसे ऊपर ऊंचाई से अगर हम उसको गिरा दें तो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, हर बार वो नीचे ही जाएगा। हम कितनी भी बार उसको कोशिश करें वो हर बार नीचे की तरफ जाता है, वो कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, कभी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमारा क्या इससे निकल के आया कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट का रिपीटिशन करें, सेम प्रोसेस, सेम ऑपरेटर्स, सेम फार्मूला, सेम थियरी पे, तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट जो नहीं मिलेगा वो एक्यूरेट मिलता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज़ था। हमेशा जैसे हम एग्जाम्पल में मैथमेटिक्स बोला जाता है ना, 2 + 2 = ऑलवेज 4, ये कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 + 2 = ऑलवेज 4। तो वही चीज़ क्लासिकल के लिए अप्लाइड होता है, 2 + 2 = 4। क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे चेंज हो जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंट हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम डिफरेंट टाइम एक ही एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ रिपीटिशन में करें, सेम प्रोसेस, सेम थियरी, सेम थिंग्स और सेम उसी तरीके से अगर हम करते हैं, या फिर हम ये कह दें ट्रूली आइडेंटिकल रिपीटिशन करें, तो भी रिजल्ट आइडेंटिकल नहीं हो सकता है। हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका ये डिसएडवांटेज आ जाता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कैसे हम इसको देखते हैं। तो एक हम एक्सपेरिमेंट लेंगे, जैसे कि ये पार्टिकल नेचर और हम वेव नेचर हमने देखा होगा किसी पार्टिकल का। पार्टिकल नेचर भी हम देखते हैं और वेव नेचर भी देखते हैं। ये तो बाद में आया, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव डुअलिटी है। ठीक है, डुअलिटी आया। ठीक है, ये बाद में आया। पहले क्या था, जब न्यूटन बाबा थे तो उन्होंने क्या बताया था कि हमारा कोई भी पार्टिकल है वो हमेशा पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। जैसे बॉल को हम अगर किसी सरफेस पे अगर हम थ्रो करते हैं तो पार्टिकल फॉर्म में ही वापस आ जाता है। ये तो एक जनरल वेल नोन एग्जांपल है। अब इसको ना समझ करके हम लाइट पे आते हैं, क्योंकि लाइट से ही हमारी क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होती है। लाइट का बहुत बड़ा रोल है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि यहाँ पे ही कन्फ्यूजन हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि लाइट हमारा वेव नेचर है, और कुछ लोगों का कहना था कि लाइट हमारा पार्टिकल नेचर है, और दोनों को सभी ने प्रूव भी किया। सभी ने प्रूफ करने की कोशिश की। जैसे न्यूटन बाबा ने क्या किया, उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की कि लाइट हमारा जो है वो पार्टिकल नेचर है, और उन्हीं के समय के थे हाइगेंस बाबा ने क्या कहा कि ये लाइट जो होता है वो वेव नेचर होता है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तभी तो हाइगेंस वेव डुअलिटी आता है, डुअलिटी नेचर, कि पार्टिकल किसी सोर्स से अगर वेव जा रहा है,
हम ये यहाँ पे सोर्स अगर करें तो यहाँ पे ये सोर्स है, यहाँ से अगर जाएगा तो ये सेकेंडरी सोर्सेस बनने लगती हैं। हाइगेंस ड्यूअलिटी जो हमारा बताता है। तो हमने लाइट की बात की थी। लाइट में जो पार्टिकल नेचर शो करता है वो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन। वेव नेचर शो करने के लिए डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस भी होता है। इंटरफेरेंस, ये तीन हमारे वेव नेचर को शो करते हैं, ये हमारा पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन में हम जाते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जनरल हम ऑप्टिक्स बता रहे हैं कि जैसे हम लाइट को एनालिसिस करने के लिए हम ऑप्टिक्स बनाया था ना, तो अभी इसी से लाइट से ही हम समझेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत कैसे पड़ी थी वो हमारा, और उसका एक हम जो इसका सिद्धांत है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसका मेन प्रिंसिपल है क्या, हम कैसे इसको पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हुआ, ये कोई हमारा एक सपाट प्लेन सरफेस है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट कराएं और ये लाइट नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो जाती है सरफेस पे पड़ने के बाद उसी एंगल से। ठीक है, ये तो हम वेल नोन इसका थियरी जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसी सरफेस पे अगर ये हमारा वाटर का सरफेस हो, नीचे हमारा यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर हो तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इंटेंसिटी काफ़ी कम है। ठीक है, वो इंटेंसिटी बहुत ही कम है, रिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, ये हम मान लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि ये इंटेंसिटी हाई है और ये इंटेंसिटी लो है, तो इसको हम समझेंगे। अगर हम यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे हैं, अब यहाँ पे ये 20% रिफ्लेक्ट हो रहा है और 80% रिफ्रैक्ट हो रहा है, हम ये मान लें अगर, और ऐसा अगर हो भी रहा है, क्योंकि वाटर सरफेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बहुत कम होती है, ये चीज़ हमने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा तब कि ये 80% रिफ्रैक्ट हो रहा है और 20% रिफ्लेक्ट हो रहा है सॉरी। अब यहाँ पे होगा क्या, हम ये क्वेश्चन है ये हमको उठाना है कि आखिर ये कौन से फोटॉन रिफ्रैक्ट होंगे और कौन से फोटॉन रिफ्लेक्ट होंगे। हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम अगर मान लें 100 फोटॉन से हमने इंसिडेंट कराया तो उसमें 20 फोटॉन वो कौन वाले फोटॉन होंगे कि जो रिफ्लेक्ट होंगे, और वो 80 वाले कौन कौन से फोटॉन होंगे जो रिफ्रैक्ट होंगे। तो ये इसका हम कैसे आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर वास्तविकता है कि इसका आंसर है ही नहीं, ना ही ये क्वांटम मैकेनिक्स बता सकती है कि इसका आंसर है, और ना ही अभी तक नेचर में हमारी कोई भी थियरी अवेलेबल है जो कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे तब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स जब ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकती तब, तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स हमेशा प्रोबेबल रिजल्ट देता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे। जैसे हम पहला फोटॉन हमने इंसिडेंट कराया, ठीक है, अब उसका हमें नहीं पता है कि वो रिफ्रैक्ट होगा कि रिफ्लेक्ट होगा, ना ही हम बता सकते हैं कि रिफ्रैक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा भी फोटॉन हमने इंसिडेंट कराया, उसका भी नहीं पता है। लेकिन ये हमारा एक दो हम फोटॉन्स हम ले रहे हैं, तब ये है। अगर हम सैंपल साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, सैंपल साइज को हमने बढ़ा, जैसे 100 है हम 1000 कर दें, 1 मिलियन फोटॉन्स कर दें, तब क्या होगा, तब हम वहाँ पे बता सकते हैं कि इतने फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन, तब हम वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके हम एक फिक्स रिजल्ट दे सकते हैं
ठीक है, और वो प्रोबेबल रिजल्ट होगा, वो भी फिक्स प्रोबेबल है लेकिन वो फिक्स है। हमें ये पता है कि 20% प्रोबेबिलिटी है रिफ्लेक्ट ही होगी। अब वो 200 जैसे 100 है तो 20 ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट ही होंगे, लेकिन कौन से होंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो रिफ्लेक्ट होंगे 20 नंबर ऑफ। अब 80 रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमारा क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। और क्वांटम मैकेनिक्स का यही अनसर्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं, अनसर्टेनिटी होती है। और ये चीज़ कभी भी क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ भी नहीं करती कि ये ऐसा क्वेश्चन ये हमें पता है, और ना ही वो आंसर दे सकता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो आज हमने बताने की कोशिश की कि क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो कभी भी कोई फिक्स रिजल्ट नहीं देता है, और नंबर ऑफ रिपीटिशन अगर किसी एक्सपेरिमेंट का हम कर रहे हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट का नंबर ऑफ रिपीटिशन अगर कर रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में, तो सेम रिजल्ट हर बार हमको मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता है, वो रिजल्ट कभी डिफरेंट हो सकता है। और यही चीज़ होता है कि जैसे हम हाई वेलोसिटी पे हमने देखा होगा हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी में कि कभी भी कोई पार्टिकल सर्टेन नहीं होता है, किसी हम एट पर्टिकुलर पोजीशन पे कि उसकी वेलोसिटी बता दें, और एट द पर्टिकुलर टाइम पे हम उसकी वेलोसिटी बताएं, उसका पोजीशन बताएं, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ अनसर्टेनिटी होती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये चीज़ हमने आज समझने की कोशिश की। आगे क्लास में हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।